दोस्तों, आपने फ्रॉड और लव से जुड़े फ्रॉड की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आप सहम जाएंगे। इन गरीब और मासूम बच्चियों के साथ हुई धोखा और उनकी हत्या की कहानी सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। अगर आप लड़की या महिला हो तो कभी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं कर पाएंगी। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या इंसानियत अब भी बाकी है। तो बिना वक्त गवाए आज की दिल दहला देने वाली क्राइम की कहानी की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग साइनाइड मोहन। दोस्तों, मैं आपको इस सीरियल किलर के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। एक लड़की जिसका नाम अनीता है, उसे एक आनंद नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो अपना घर भी छोड़कर आनंद के पास चली आती है। अनीता को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही दिन अनीता और आनंद शादी करने वाले थे, इसीलिए वो दोनों एक रात होटल में गुजारने की सोचते हैं। जो संबंध शादी के बाद बनाया जाता है, आनंद के फोर्स करने पर वो संबंध भी उसी रात बन जाता है, क्योंकि अगले दिन दोनों की शादी होने वाली थी, इसीलिए अनीता मान भी जाती है। अगली ही सुबह आनंद जल्दी से उठता है और अनीता से कहता है, मैं शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी तैयार होकर बस स्टैंड आ जाना। थोड़ी ही देर में अनीता तैयार होकर बस स्टैंड पहुँच जाती है, जहाँ आनंद खड़ा इंतजार कर रहा था। आनंद ने अनीता से कुछ ही देर में मंदिर जाने की बात कहते हुए उसे अपनी जेब से एक टैबलेट निकाल कर दी और बोला, कल रात हमने जो किया उसका ज्यादा तुम पर असर ना हो, इसीलिए तुम इसे अभी ही खा लो। अनीता ने इस पर कई सवाल किए, लेकिन आनंद ने किसी तरह अनीता को मना लिया। साथ ही आनंद ने अनीता को यह टैबलेट खाने के लिए बस स्टैंड पे बने पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए बोला। टॉयलेट जाने से पहले आनंद ने अनीता की सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली। अनीता ने जब टॉयलेट में जाकर वो टैबलेट खा ली, उसे बाहर आने में काफी समय लग रहा। वहीं पर किसी और भी महिला को वो टॉयलेट इस्तेमाल करना था, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था और अनीता को काफी समय भी हो गया था अंदर गए हुए। जब बहुत देरों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है तो वहाँ पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। भीड़ में से एक आदमी वो दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा टूटने पर वहाँ जो दिखता है, वहाँ पर खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर टॉयलेट में अनीता की लाश दिखती है। इसी बीच वहाँ से निकलकर आनंद होटल चला जाता है और वहाँ जरूरी सामान लेने के बाद सारे सामान को नष्ट कर देता है। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, कौन था आनंद और कैसे हुई अनीता की मौत। दोस्तों, इन सवालों के जवाब तलाशने की कहानी 2003 से शुरू हुई थी। 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 6 अलग अलग शहरों में बस स्टैंड पे बने पब्लिक टॉयलेट में 20 से ज्यादा लड़कियों की लाशें देखने को मिलती है। हैरानी की बात ये थी कि सबों ने शादी के कपड़े पहने थे और सबों की ज्वेलरी गायब थी। इतना कुछ कॉमन होने के बावजूद भी पुलिस को अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ आसपास के शहरों में भी हो रहा है। पुलिस को सही से जांच करने के लिए तब मजबूर होना पड़ा जब 19वें मामले में बात बिगड़ गई। 16 जून 2009 को बंटवाल से 22 साल की अनीता गायब हुई तो हंगामा हो गया। उसके समुदाय के लोगों ने अनीता की गुमशुदगी को सांप्रदायिक दंगे का रंग दे दिया और किसी मुस्लिम लड़के को उसे भगा ले जाने का शक जताया गया। इतना हंगामा होने लगा कि लोगों ने पुलिस स्टेशन तक जलाने की धमकी दे दी। तब जाकर पुलिस ने 1 महीने में ही केस सुलझाने का वादा किया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो अनीता के फोन कॉल के जरिए एक लड़की जिसका नाम कावेरी था उसके बारे में पता चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कावेरी भी गायब थी। कावेरी के जांच की लिंक से एक और लड़की के बारे में पता चला जिसका नाम था पुष्पा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो भी गायब हो चुकी थी। ऐसे ही पुलिस को कई और लड़कियों के बारे में पता चला, लेकिन वो सारी लड़कियां गायब थी। इन लड़कियों के गायब होने पर पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो पुलिस को एक कॉमन लिंक मिला। इन गायब हुई लड़कियों का संबंध किसी न किसी तरीके से मंगलुरु के गांव से जरूर मिलता है। इस गांव से कभी न कभी इन गायब हुई लड़कियों को एक फोन कॉल तो जरूर ही आया था। अब पुलिस को इस बात का शक होने लगा था, यहाँ कोई सेक्स रैकेट संचालित होता है और लड़कियों को इस धंधे में झोंक दिया जाता है। जब पुलिस इस गांव में अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो गायब हुई एक लड़की की एक धनुष नाम के लड़के से की गई कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। धनुष से पूछताछ से पता चलता है कि यह फ़ोन उसके अंकल प्रोफेसर मोहन कुमार ने उसे दिया था और अंकल के फ़ोन भी इस नंबर पे आते थे। अब पुलिस मोहन की तलाश में जुट जाती। इसी बीच पुलिस को एक बात पता चलती है, बंटाल की ही एक और लड़की जिसका नाम सुमित्रा होता है, मोहन फ़ोन पर उससे बहुत लंबी बातें कर रहा होता है। जब पुलिस मोहन के पास पहुंचती है तो जो खुलासा होता है उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, साथ ही आपके भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस जब पूछताछ के लिए प्रोफेसर मोहन को हिरासत में लेती है
पुलिस हिरासत में प्रोफेसर मोहन जल्दी ही खुलासा कर देता है और बताता है गायब हुई 20 लड़कियों की मौत का जिम्मेदार वही है। शुरुआती पूछताछ में मोहन ने 32 महिलाओं के मारने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो इस संख्या से मुकर जाता है और 20 पे कायम रहता है। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात मोहन आगे बताता है कि गरीब परिवार की वो लड़कियां जो शादी करने में इच्छा रखती थी, उनको वो इम्प्रेस करता, उन्हें शादी के लिए झांसा देता और उसके बाद उन्हें किसी होटल में बुलाता, उसके साथ शादी का प्लानिंग करता। शादी के प्लानिंग के दौरान ही वो उससे पहले सेक्स करता। इसके बाद अगले दिन किसी बहाने से सार्वजनिक रेस्ट रूम में उन्हें गर्भ निरोधक गोली खाने के लिए राजी कर लेता। मोहन विज्ञान का प्रोफेसर था, इसीलिए उसे पॉइजन्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। मोहन किसी दुकान से साइनाइड लेकर आता और गोलियों में पहले ही मिला देता। वो इतनी मात्रा में मिलाता जिससे खाते ही लड़की की फौरन मौत हो जाती थी। फिर वो वहाँ से होटल रूम में जाकर इन लड़कियों की ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर वहाँ से गायब हो जाता। मोहन के झांसे में लड़कियां आसानी से इसलिए फंस जाती थी क्योंकि मोहन बहुत शातिर था। वो हर बार हर लड़की को अलग अलग नाम से मिला करता था, कभी मोहन, कभी आनंद तो कभी भास्कर, जैसे 12 अलग अलग उसके नाम थे। वो हर लड़की को झांसा देने से पहले उस पर कुछ दिन रिसर्च करता, फिर उसकी जाति पता करता और लड़की जिस जाति की होती वो अपना उपनाम भी उसी जाति का बताता। इतना ही नहीं दोस्तों, वो खुद को हमेशा एक सरकारी नौकरी में ही बताता। इन तमाम कारणों से भोली भाली मासूम लड़कियां आसानी से इसके झांसे में आ जाती थी। उन लड़कियों को कभी इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो जिसके झांसे में आने वाली है उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये सीरियल किलर मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से कम नहीं था, क्योंकि इसने हत्याओं की प्लानिंग के लिए ऐसी प्लानिंग की जिसके बारे में कोई आम सीरियल किलर तो सोच भी नहीं सकता। मोहन ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए एक लंबे समय तक एक सुनार से अच्छी खासी संबंध बनाकर रखा, जिसकी वजह से उसे आसानी से साइनाइड मिल जाता था। बाद में जब साइनाइड डीलर को पकड़ा गया तो साइनाइड डीलर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। वो मेरे पास जब भी आता वो ऐसे बात करता है जैसे कोई सोनार हो, और मुझसे साइनाइड वो इसीलिए खरीदता ताकि वो ज्वेलरी को पॉलिश कर सके, इसलिए मैं उसे साइनाइड दे दिया करता था। और दूसरी बात ये थी कि उस समय राज्य में आसानी से साइनाइड मिल भी जाता था, सिर्फ 250 रुपए किलो के हिसाब से ही बिकता था। जब मोहन की गिरफ्तारी हुई और उसने अपनी हत्याओं का खुलासा किया, उसके बाद उसे साइनाइड मोहन कहा जाने लगा। दोस्तों, मोहन एक बहुत ही शातिर सीरियल किलर था। वो इतना बड़ा शातिर सीरियल किलर था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेल में रहने के बाद उसने कानून की बहुत सारी किताबों को पढ़ी और अपना केस वो खुद ही लड़ने लगा। लेकिन साल 2013 में मैंगलोर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे कई हत्याओं में दोषी माना और फांसी की सजा सुना दी। ये थी कहानी भारत के सबसे इंटेलिजेंट सीरियल किलर की, जिसने न जाने कितनी मासूम महिलाओं और बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने न जाने शादी के नाम पर कितने बच्चियों को धोखा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सीरियल किलर के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।